चलिए हम फिर से शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्लास। हमारे केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। रसायन कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं की बेसिक जानकारी हम लेकर के यहाँ पर आए हैं। जब तक आपको बेसिक जानकारी पता नहीं रहेगा तब तक आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। इसलिए हमने चाहा आपके अंदर से केमिस्ट्री के डर को हटाना है, इसलिए हमने आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी। ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर 6 कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम बात करेंगे आज उपकोष के बारे में। परमाणु की कक्षा और कक्षक के बारे में हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारा वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देख सकते हैं। पूरा डिटेल हम लोग केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी वहां पर दे दिए हैं। आज हम बात करेंगे उपकोष के बारे में। परमाणु के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वहां पर की जो कक्षक है, ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के उपकोष होती है, 4 और जगह होती है। उसको हम ऐसे समझें जैसे कि आप जिस घर में रहते हैं वह घर बिल्कुल आपका ऑर्बिटल है मान लो, लेकिन उस घर के अंदर में बहुत सारे कक्ष होते हैं, कमरे होते हैं। वो सारे अलग अलग कमरे होते हैं। कोई छोटा कमरा होता है, कोई बड़ा कमरा होता है, किसी कमरे का डिजाइन वर्गाकार होता है, किसी कमरे का डिजाइन आयताकार होता है। तो वो सब कमरे को आप उपकोष मानिए। इस तरह से ऑर्बिटल के अंदर में 4 उपकोष है। यहाँ पर एस उपकोष है, पी उपकोष है, डी उपकोष है और एफ उपकोष है। और हर उपकोष की आकृति बनावट बिल्कुल अलग अलग है। और हर कक्ष में, हर कमरे में जिस तरह से इंसान, लोग बाग अलग अलग निवास करते हैं, किसी में 2 लोग रहते हैं, किसी में 1 लोग रहते हैं, वैसी हर उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग मौजूद रहती है। तो आइए हम बात करते हैं कौन सी उपकोष की आकृति कैसा होगा, कौन सी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर हम विचार करेंगे। तो एस उपकोष, एस उपकोष होती है स्फेरिकल, गोलाकार होती है, बिल्कुल गोल होती है और नाभिक के बिल्कुल पास में ही एक एस उपकोष पाया जाता है। आगे भी एस उपकोष मिलेगी आपको, नेक्स्ट ऑर्बिट में भी मिलेगा, लेकिन जो एस उपकोष होती है बिल्कुल गोलाकार होती है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये स्फेरिकल होती है। अर्थात इसमें सभी अक्ष को हम देखें, यहाँ तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी जेड अक्ष। तो गोल में कोई अक्ष नहीं होता, गोल में कोई विशेष अक्ष नहीं होता। हम इसलिए कहेंगे इसकी जो आकृति है वो अदैशिक है, नॉन डायरेक्शनल है। कोई अक्ष नहीं है, गोल की कोई अक्ष नहीं होती, इसलिए इसको हम अदैशिक कहेंगे। गोलाकार है, गेंद जैसा। इसमें अधिकतम अधिकतम एस में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मान लो ये एस ऑर्बिट है, एस ऑर्बिटल है ये मान लो, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहला ये ऐसा इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दर्शाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जो है घड़ी की दिशा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज अपनी जगह पर, अपनी जगह पर क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। और ये वाला डायरेक्शन का मतलब है अपनी स्थान पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करती है, रोटेट करती है। ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, और ये है घड़ी के कांटा के जो विपरीत दिशा होती है उसमें घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होती है। ध्यान दीजिए, जिस तरह से घड़ी 12 के बाद 1, 2, 3 इस तरह से घूमती है, 12 है ये, फिर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, इस तरह से ये जाने लगती है। ठीक उसी तरह से उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में घूमती है, इस तरह से घूमने लगती है। उसको हम लोग ऐसे एरो से दर्शाएंगे, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पर +1/2 भी कहेंगे, प्लस हाफ भी कहते हैं। नीचे जो एरो मैंने बनाया है यह दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, इस तरह से घूमेगा अपनी कक्ष में, अपनी जगह में, इसलिए इसको डाउन एरो से दर्शाते हैं और इसको ऋण 1/2 कहेंगे। चलिए उसको हम यहाँ पर समझाते हैं। चलो ये नाभिक है और ये नाभिक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक एस उपकोष है मान ली जाए। अब इस एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब ये भी इधर चक्कर लगा रहा है, उसके पीछे पीछे ये भी जा रहा है, और दोनों जो है नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जिस तरह से हमारा धरती सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक वैसी ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर। मान लो ये एस उपकोष है। अब बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो अपनी जगह में ये घूमते हुए जाएगा, इस तरह से जैसा मेरा पेन चल रहा है, अपनी जगह में घूमते हुए। ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह में घूमते हुए जाएगा इस तरह से। तो कैसे घूमेगा, ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, अर्थात
घड़ी के दिशा में इस तरह से घूमेगा, जिसको हम ऊपर एरो से दर्शाएंगे, अप एरो से। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में ऐसे घूमेगा, इस तरह से ये घूमते हुए नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करेगा। तो अपनी जगह में उल्टा डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूम रही है, इसको हम डाउन एरो से दर्शाएंगे। इसके जो घूमने की जो दिशा है, इसको हम लोग अप एरो कहेंगे घड़ी की दिशा को, और घड़ी की उल्टा दिशा में जो अपनी अक्ष में रोटेट करेगा उसको हम डाउन एरो कहेंगे। नीचे की तीर के निशान से दर्शाते हैं, ऊपर के तीर के निशान को +1/2 भी कहते हैं। ये सिंबल है, उसका मान है, वैल्यू है। इसको हम आगे चल के चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे, पढ़ेंगे इसको। और ये जो डाउन एरो है इसको ऋण 1/2 कहेंगे। ये भी उसकी स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल विस्तार में। फिलहाल प्यारे बच्चों, आप लोग ये जानिए कि नाभिक के बाहर जो एस उपकोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसे घूम रही है और ये ऐसे जा रही है, लेकिन ये लोग अपनी जगह में घूमते 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 ये भी अपनी जगह में घूमते 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 नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो अपनी जगह में जो रोटेशन है वो एक घड़ी की दिशा में एक इलेक्ट्रॉन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन का होता है, उसके साथ में जो होता है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते घूमते नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। तो ये बातें बहुत आईएमपी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एस उपकोष के बारे में बात कर रहे थे। गोलाकार होती है, इस गोलाकार में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें से एक घड़ी की दिशा में घूमता है और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। उसको हम लोग अप एरो डाउन एरो से क्रमशः दर्शाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ पी उपकोष की। चलिए हम बात करते हैं पी उपकोष का। जो पी उपकोष होता है दूसरा नंबर का, उसकी जो आकृति होती है वो डमरू के आकार की होती है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर डमरू का आकार जिस तरह से डंबल शेप होती है वैसी होती है इसकी आकृति, और ये तीनों अक्ष में होती है। 3 अक्ष का मतलब है यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष ऐसे होती है, वाई अक्ष ऐसे हो गया। चलो ये एक्स अक्ष हो गया, हमारा पेन आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर इसको हम कहेंगे इस तरह से, अगर पेन एक खड़ा कर दिया जाए तो ये कहलाएगी उसका जेड अक्ष। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और पेन अगर खड़ा कर दूं मैं यहाँ पर तो इसको हम लोग जेड अक्ष कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष के, ये नाभिक है, एक्स अक्ष के जो समांतर है, एक्स अक्ष के सममित है, एक्स अक्ष के जो समांतर है उसी की अक्ष में है, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर पी एक्स उपकोष, पी एक्स ऑर्बिटल कहेंगे यहाँ पर। इसी तरह से ये एक्स है, ये वाई है, और ये होती है जेड जो खड़ी होता है। तो यहाँ पर एक्स और ये जो वाई के समांतर, ऐसे वाई के समांतर जो आएगा, यहाँ पर y के समांतर जो ऑर्बिटल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डमरू की आकृति का जो रहती है उसको हम लोग पी वाई ऑर्बिटल कहेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है एक्स अक्ष है, और ये हो गया हमारा वाई अक्ष, और ये हो गया आपका जेड अक्ष। तो जेड अक्ष को हम कैसे बनाएंगे? कापी में, कापी में तो इस चित्र को नहीं निकाल सकते, 3D में दर्शाना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको तिरछा बनाएंगे जेड अक्ष को। तो देखिए यहाँ पर मैं जेड अक्ष को बनाया हूँ, एक्स ये वाई और ये जेड अक्ष इस तरह से तिरछा, यहाँ से ऐसे करते हुए मैं उसको ले गया ऐसे। तो ये जो जेड अक्ष के समांतर है, जो कापी के तल से ऊपर उठा हुआ रहेगा, कापी के तल से ऊपर उठा हुआ, इस तरह से कापी के तल से ऊपर उठा हुआ रहेगा, उसको हम कहेंगे यहाँ पर जेड अक्ष, और ये कहलाएगा पी जेड ऑर्बिटल। हालांकि 3 चित्र मैंने अलग अलग बनाया, वास्तव में ये तीनों जो है एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों चित्र का ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर। तो ये तीनों चित्र को मैं अब एक जगह बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और यहाँ पर जेड अक्ष को ऊपर है, ऊपर को मैं इस तरह से यहाँ पर तिरछा बना दिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। तो एक्स अक्ष के समांतर होती है जिसको पी एक्स ऑर्बिटल कहेंगे, वाई अक्ष के समांतर होती है जिसको पी वाई ऑर्बिटल कहेंगे, ये वाई अक्ष के समांतर हो गया। इसी तरह से जेड अक्ष के भी समांतर होती है, और तीनों एक ही जगह पर होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगी? तो इसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल जो है आपका
6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होती है, 6 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका हम लोग यहाँ पर 3 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर अगर उसको हम दर्शाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को 3 बॉक्स, ये पहला पी एक्स के लिए है, ये इसके लिए है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बना दिए। आप देख पा रहे होंगे लाल घेरे में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पी वाई हो गया, ये पी वाई है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगी यहाँ पर। ये हो गया आपका पी जेड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसकी इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, इसमें का क्लॉकवाइज और इसमें का एक क्लॉकवाइज को मैंने लिख दिया। अब इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये घड़ी के उल्टा दिशा में अपनी जगह में घूमेगा, उसको मैं यहाँ पर उल्टा एरो से दर्शा दिया, डाउन एरो से। इसमें भी यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है, चलो ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, उसको भी मैंने डाउन एरो से दर्शा दिया। यहाँ पर चलिए ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये अपनी जगह में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अपनी जगह में ये उल्टा घूमेगा। और हालांकि परिक्रमा तो नाभिक के चारों ओर करता रहेगा, इस तरह से बिल्कुल ये करता रहेगा, लेकिन अपनी जगह में जो घूर्णन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये अपनी जगह में क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसा मेरा पेन घूम रहा है, आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे पेन जैसा मेरा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा है ये, इसको सीधा एरो कहेंगे, ऊपर एरो से दर्शाएंगे। और ये अपनी जगह में उल्टा क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते ये चारों ओर घूमेगा, तो इसको हम लोग डाउन एरो से दर्शाएंगे। इस तरह से टोटल इसमें कितने हो गए, तो यहाँ पर देख रहे होंगे पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन और पी जेड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पी उपकोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होती है। चलिए हम बात करते हैं डी उपकोष की। अब चलिए हम बात करते हैं अब डी उपकोष का। जो डी उपकोष होती है वे जो होती है दोहरे डमरू के आकार की होती है, डबल डम्बेल शेप में होती है। ये 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स है इसका। पहला होती है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मतलब आप ये समझिए कि एक्स और वाई अक्ष के बीच में रहेगा, एक्स और वाई के बीच में। जैसे मैं अपनी पेन के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको, ये एक्स है एक पेन, ये दूसरा वाई है, ये एक्स है ये रेड वाला, ये ब्लू वाला वाई है। अब इसके बीच में ऐसा आएगा, एक्स और वाई के बीच में इस तरह से आएगा, देखिए एक्स और वाई के बीच में, तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पर देखिए आप चित्र में देख पा रहे होंगे एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया यहाँ पर, और एक्स और वाई के बीच में मैं यहाँ पर सेट करूँगा ये हो गया। ये जो पेन रख रहा हूँ ये डी एक्स वाई है, और ये पेन, ये दोनों, ये जो दोनों है ये डी एक्स वाई कहलाएगा। ये पेन ऊपर के जो दोनों पेन है ये डी एक्स वाई कहलाएगा। नीचे के जो 2 पेन है वो एक्स और वाई अक्ष हो गया, उनके बीच से निकलेगा ये, तो ये डी एक्स वाई कहलाती है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे जी। अब इसी तरह से चलो y और z की कल्पना करते हैं। ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, y और z। हालांकि z ऊपर रहेगा, z ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर z ऊपर है, ये हो गया y है मान लो, तो इसके बीच में, हालांकि y को हम तिरछा बनाएंगे यहाँ पर, तो इसके बीच में इस तरह से निकलेगा बीचों बीच, वो कहलाएगा आपका डी वाई जेड। इसी तरह से जेड एक्स है, जेड एक्स की हम बात करें यहाँ पर, तो जेड को हम ऐसे बनाए हैं, फिलहाल ऐसे इसलिए बनाए क्योंकि हम बगल से जब देखेंगे, हालांकि जेड ऐसा रहेगा लेकिन हम जेड जो खड़ी है उसको हम बगल से देखेंगे, राइट साइड से घुमा करके देखेंगे, तो ये इस तरह से बनेगा। अब उसमें हमारा एक्स ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद उसके बीचों बीच इस तरह से हम जब बनाएंगे तो ये कहलाएगा आपका डी जेड एक्स। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये होगा एक्स के समांतर और y के समांतर होगा, उसको हम कहेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये नेक्स्ट है आपका डी जेड स्क्वायर है, ये बिल्कुल डी जेड है। डी जेड का मतलब है ये x और y अलग रहेगा, लेकिन जो z जो बीचों बीच निकलता है उसके समांतर मैं यहाँ पर बनाया हूँ, उसी के सटा हुआ रहेगा उसी में, और एक रिंग रहती है बीच में इसमें छोटा से, उसको हम डी जेड स्क्वायर कहेंगे यहाँ पर। कुल मिलाकर के डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होगी, 5 प्रकार हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन,
इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इसके रिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर के यहाँ पर सब में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। 10 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखिए सबके क्लॉकवाइज घूमने वाला को मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद सबके एंटी क्लॉकवाइज को भी मैंने यहाँ पर भर दिया। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। डी एक्स वाई में 2, डी वाई जेड में भी 2, डी जेड एक्स में भी 2, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी 2 और डी जेड स्क्वायर में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से प्यारे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि टी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 10 से कम भी होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट अलग अलग परमाणु में होगा, मैं बताऊंगा अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। लेकिन अधिकतम 11 कभी नहीं होगा, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही होगा। बहुत एमपी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए हम एफ ऑर्बिटल की अब बात करते हैं। यहाँ पर हम एफ उपकोष की बात करें, एफ सब ऑर्बिटल की बात करें तो ये उपकोष जो होती है जटिल आकृति का होती है। इसकी संरचना अभी आपके सिलेबस में उपलब्ध नहीं है, हालांकि सीबीएसई पाठ्यक्रम में इसकी संरचना बताया गया है। एनसीईआरटी बुक में भी इसकी जटिल संरचना के बारे में थोड़ा सा बताया गया है और इसकी संरचना पर अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन आप फिलहाल इतना जानिए, जहाँ तक रिसर्च से पता चला है कि ये 7 भागों में पाया जाता है, अलग अलग अक्षों में ये विद्यमान होती है, अक्षों के बीच में समाया रहता है ये। और ये इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होती है एफ उपकोष में, और एफ उपकोष 7 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ पर ये 7 टोटल, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन समाहित होगा। जैसे ये क्लॉक को इसमें यहाँ पर भर रहा हूँ, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया इस तरह से। और इसका एंटी क्लॉक को इसमें भरूंगा यहाँ पर, ये दूसरा इस तरह से, ये 7 के बाद 8, ये 9 और ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 और ये 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल इसमें 14 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं, इसलिए हम एफ के ऊपर में यहाँ पर 14 लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया कुल मिलाकर के आपका एस उपकोष में अधिकतम, याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन और डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। इस तरह से हमने बता दिया आपको सभी उपकोष के बारे में। अब हम इसके आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे, संयोजकता सिखाएंगे और आपको हम यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों, केमिस्ट्रियों के द्वारा जो जो यहाँ पर विधि है, उनके सिद्धांत है, वो सिद्धांत को समझाते हुए हम आपको क्वांटम नंबर, संकरण वगैरह वो सारा हम चीज़ सिखाएंगे आपको। आबंध सिखाएंगे, रिएक्शन सिखाएंगे, तब कहीं जा करके आप केमिस्ट्री अच्छे से सीख पाएंगे। फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी देंगे आपको, नामनक्लेचर, आईयूपीएसी, कार्बन की संरचना, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, इन सब की संरचना वगैरह हम समझाते हुए आपको डिटेल बताएंगे। उसके बाद आप केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो जाएंगे, अपने आप को आप फीलिंग करेंगे कि हाँ मुझे केमिस्ट्री आता है। आपके अंदर से सारी केमिस्ट्री का डर मैं बिल्कुल निकाल दूंगा, ऐसा आप लोग को पढ़ाऊंगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें। अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पहले यहाँ पर जो संरचना है परमाणु की, जो इलेक्ट्रॉन है उसको किस तरह से ऑर्बिट में उसको पॉइंट बना करके लिखा जाता है, क्या क्या उसकी संयोजकता होती है, वो सारे जो अलग अलग वैज्ञानिकों की जो अवधारणा है, तथ्य है, मैं उसको आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। चलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में समझाने की जो तरीका है वो लुईस के अनुसार बताते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होती है, अर्थात उसमें धन आवेश 1, अर्थात उसमें प्रोटॉन 1 होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमने लिख दिया और यहाँ पर इसके पास में एक ऑर्बिट बना दिया, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दर्शा दिए। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा उसका। या फिर हाइड्रोजन लिख करके यहाँ पर छोटा सा बिंदु बना देंगे, वो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करती है। इसी तरह से हम दूसरा बात करें, यहाँ पर हीलियम की बात करते हैं। चलो यहाँ पर हीलियम में क्या होगा, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होती है। तो यहाँ पर हीलियम लिख करके उसके फर्स्ट ऑर्बिट में ही 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बिंदु हम लोग बना दिए, ये इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करती है ये बिंदु यहाँ पर। या हीलियम लिख करके यहाँ पर 2 बिंदु भी दर्शा सकते हैं, या हीलियम लिख कर यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु भी आप दर्शा सकते
सकते हैं वो जो है हीलियम के इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, एक तरीका है लिखने का। इसी तरह से लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो लिथियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। मैंने बताया था कि पहला ऑर्बिट में अधिकतम 2 ही होगा, 2 ही करना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 किया और तीसरा बच गया, उसको यहां पर कर दिया मैंने। तो यहां पर जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग अक्सर लिख देते हैं यहां पर लिथियम बना करके, ऊपर में एक ऐसा करके बिंदु कर देते हैं, वो लिथियम के इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर चौथा मैं यहाँ पर बेरिलियम की बात करूँ तो 4 है, तो बेरिलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे और दूसरा ऑर्बिट में शेष बच गया यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बेरिलियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया, बाहर के इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह से यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के चलता हूँ बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, अर्थात इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट जो है उसमें अब 3 आएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8। 2n² के रूल्स से, बोहर के रूल्स से मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्बिट में अधिक से अधिक 8 होंगे, फर्स्ट में 2 होगा, तो सेकेंड में मैंने 8 तो नहीं बना सकता क्योंकि 5 है, तो फर्स्ट में 2 हो गया, तो थर्ड सेकेंड में आएगा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसलिए बोरान के यहाँ पर अब 3 बिंदु बना सकते हैं। यहाँ पर 3 बिंदु मतलब बोरान के आखिरी कक्षा के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बता रही है। चलिए इसी तरह से अन्य परमाणु की भी बात। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यहाँ पर 6 है मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे ये कार्बन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 2 बिंदु। सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, 4 और 2 मिलाकर के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन के आखिरी में हम लोग सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए यहाँ पर। तो इस तरह से कार्बन के जो आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर लुईस के अनुसार बिंदु बना करके शो कर दिया जाता है, वो 4 उसकी संयोजकता कहलाएगी। इसी तरह से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, नाइट्रोजन का 7 है, तो नाइट्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में यहां पर 2 बनाएंगे आप, सेकेंड ऑर्बिट में बच गया 5, 5 और 2 7 होती है, तो 5 बनाइए यहाँ पर। इस तरह से आप 3 और ये 4 और ये 5 आप बना दीजिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बाहर में आप यहाँ पर 5 बिंदु लगाइए, 5 बिंदु, 5 बाहर को ही सिर्फ दर्शाना है, लास्ट ऑर्बिट को, सेकेंड ऑर्बिट को, उसका फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 हो गया, तो ये बाहरी आउटर मोस्ट हो गया, ये बाहरी कक्षक हो गया, तो बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बिंदु हम लोग बना दिए नाइट्रोजन का। इसी तरह से ऑक्सीजन का यहाँ पर 8 हो गया, तो ऑक्सीजन के नाभिक में, नाभिक के पास वाली जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। उसके बाद जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें आपको 6 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, तभी होगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए। ये हो गया 6 बिंदु। देखिए ऑक्सीजन के बाहर में मैंने 6 बिंदु दर्शा दिया, मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन को व्यक्त कर रही है। इसी तरह से यहाँ पर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, सबका वैसी बनेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, अर्थात यहाँ पर पास वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद वाली जो कक्षा है उसमें 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात फ्लोरीन के बाहर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन को आखिरी में यहाँ पर 4 है, लेकिन रूल्स कहता है कि उसके सेकेंड ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, मतलब इसको 4 और चाहिए। 4 ये दे नहीं सकता, 4 लेगा भी तो वो भी कठिनाई, इसलिए 4 किसी और से साझेदारी कर लेगा, अर्थात इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। किसी और से इलेक्ट्रॉन मिला लेगा, इधर से किसी के इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, इधर से किसी के इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, इधर से। आसान परिभाषा में, आसान सी जुबान में मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। मान लो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिला दिया, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिला दिया, ये हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिला दी। इस तरह से अब कार्बन के पास हम 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसा बोलेंगे। अब कार्बन का खुद का 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मिला करके 5वां, इसका मिला करके 6, इसका मिला करके 7, इसका मिला करके 8। इस तरह से कार्बन संतुष्ट हो गया, उसके बाहरी कक्षक पूरा हो गया। रही सवाल यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन के पहली ऑर्बिट में तो 2 है, लेकिन दूसरा ऑर्बिट में आप देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 8 होना चाहिए। अब रूल से कहता है कि उसके ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 होनी चाहिए बोहर के अनुसार। तो यहाँ पर 8 कैसे में आएगा अब, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर
अगर वो शेयरिंग कर लेता है या ग्रहण करता है तो यहाँ पर बाहर से जो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर वो इस तरह से हम लिखेंगे E माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास बाहर से आ गया। कुल मिलाकर के अब नाइट्रोजन के पास पहले 5 था, अब बाहर से 3 और आ गया, इसलिए हम लिखेंगे नाइट्रोजन में 3 माइनस। नाइट्रोजन में 3 माइनस, 3 बाहर से लिया है उसने, इसलिए नाइट्रोजन में 3 माइनस लिखेंगे। अब उसका भी अष्टक पूरा हो गया, उसके आखिरी में 5 था, 3 बाहर से ले लिया, 8 हो गया, तो 3 माइनस आयन लिख देंगे। ये आयन है, नाइट्रोजन 3 माइनस आवेश आयन कहलाएगा, उसका 3 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन में कितनी संयोजकता आएगा, कितने उसके ऊपर हम माइनस लिख सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन के पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 है तो उसको 8 होने के लिए 2 की कमी है, यहाँ पर 2 की कमी है। देखो ऑक्सीजन के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 है, 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 की कमी है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसमें जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर में अब -2 लिख दिया, अर्थात उसके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अष्टक पूरा हो गया उसका। अष्टक मतलब उसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, संतुष्ट हो गया वो। अब ऑक्सीजन ऋण 2 आयन बना लिया। इसी तरह से हम फ्लोरीन की बात करें तो ये कितना आयन बनाएगा, तो फ्लोरीन के आखिरी कक्षा को देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 और इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। फ्लोरीन के पास जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा, फ्लोरीन के ऊपर हम 1 माइनस लिख देंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, -1 का मतलब उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणी हो गया, ये कहलाएगा आपका फ्लोरीन का -1 आवेश। इसी तरह से कोई परमाणु, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं। चलिए कौन डोनेट करेगा और कौन डोनेट नहीं करेगा, इसकी भी बात हम आज कर लेते हैं। चलिए आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छी चीज बता रहा हूं आप लोग का। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर नियान का परमाणु क्रमांक 10 है। 10 का मतलब है कि नियान के पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके दूसरा ऑर्बिट में देखो मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 मिलाकर के 10, अर्थात उसके लास्ट ऑर्बिट का अष्टक कैसा है, ध्यान दीजिए, अष्टक ऑक्टेट उसका पूर्ण है, संतुष्ट है। अब उसको एक और की जरूरत भी नहीं है, किसी को देगा भी नहीं, लेगा भी नहीं, उसका अष्टक पूर्ण है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, ना ही किसी को देगा, कोई इसको आवश्यकता नहीं है, ना कोई किसी को इसको दान भी देना नहीं है। इसलिए हम कहेंगे नियान अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, शून्य समूह के तत्व है। ये बिल्कुल आवर्त सारणी के 18वें समूह में पाया जाता है। मैं आप लोग को जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तो इसका और विस्तार में चर्चा करूंगा नियान के बारे में। तो नियान का अष्टक पहले से पूर्ण है, इसलिए इसको अक्रिय तत्व की श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल ये निष्क्रिय है। चलिए हम सोडियम की बात करें, सोडियम को परमाणु क्रमांक 11, तो पहले ही ऑर्बिट में सोडियम अपने पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर लेगा, दूसरा ऑर्बिट में कितना भरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 2 मिलाकर के 10, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, उसको ये लास्ट ऑर्बिट में भरेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिरी में अगर हम अष्टक पूरा करना चाहें तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, जो कि असंभव है। इसलिए सोडियम किसी से 7 नहीं ले सकता, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देगा, रिमूव कर देगा, दान दे देगा। इसलिए सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन जैसे त्याग करेगा उसका बाहरी कक्षा ये हो जाएगा, ये कहलाएगा, और उसका अष्टक पूरा माना जाएगा, ये संतुष्ट माना जाएगा। इसलिए किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बना करके उसके साथ जुड़ जाता है, तो सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, माइनस कर देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं, तो ये कहलाएगा अब ये सोडियम के ऊपर में धन 1, सोडियम के ऊपर +1। प्यारे बच्चों आज से सीखिए, सोडियम के ऊपर धन 1 कैसे आया, तो सोडियम के आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन था जिसे वो किसी को त्याग कर देता है, तो बच जाता है आखिरी में 8, सेटिस्फाई हो गया। इसलिए सोडियम को हम धन 1 कहेंगे, सोडियम के ऊपर धन 1 आयन कहेंगे। अब वो ऋण आयन के साथ जुड़ करके आयनिक बंध बना लेगा, जुड़ जाएगा किसी ऋण आयन के संपर्क में आकर के। इस तरह से किसी भी एलिमेंट को वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके उसको ऋण आयन बना देता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन में आ जाएगा, क्लोरीन ऋण आयन बन जाएगा। सोडियम धन आयन, क्लोरीन ऋण आयन, दोनों जुड़ करके बना लेंगे अब सोडियम क्लोराइड, नमक जिसे हम खाते हैं, यही सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है ना मजे की बात। यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें हम लोग तो मैग्नीशियम के पहले
ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ऑर्बिट की जब बात करेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 2 मिला करके 10 हो गया। अब इसका जो तीसरा ऑर्बिट है यहाँ पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, तो यहाँ पर देखिए 10 है। अब 2 बचा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन हम लास्ट में डाल देते हैं यहाँ पर, तो ये 6 तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता अपना स्टक पूरा करने के लिए, सीधी सी भाषा में आप ऐसी समझिए। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को त्याग करेगा, दान में दे देगा, इसलिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल देता हूं। 2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, अर्थात ये बन गया अब मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसलिए इसमें डबल प्लस आ गया। डबल प्लस का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है, इसलिए मैग्नीशियम डबल प्लस आयन बन गया। चलो मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको किसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, एक और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से मैग्नीशियम में 2 क्लोरीन जुड़ करके ये बना लेगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। बिल्कुल ये सब बातें मैं आप लोग को और विस्तार से समझाऊंगा, फिलहाल अभी इतना ही जानिए कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं, किसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, किसको नहीं होता है, वो सारा चीज मैं आप लोग को और डिटेल से बताऊंगा। इसके आबंध वगैरह अणु परमाणु की संरचना संकरण में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हमारे चैनल से बहुत विस्तार से केमिस्ट्री आप लोग को सिखाऊंगा, पहली बार ऐसा आप लोग को सिखाने वाला हमारा चैनल है जो विस्तार से आप लोग को केमिस्ट्री की बारीक से बारीक हम आपको बताएंगे। मैं हूं विजय दिवाकर उर्फ डेंसिल, विजय डेंसिल के नाम से भी मुझे जानते हैं लोग, या विजय दिवाकर के भी नाम से मुझे जानते हैं लोग। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ाई करें, माँ सरस्वती की कृपा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। मैं चाहता हूं कि आप ये चैनल लोगों को शेयर करें, दूसरे का भी भला हो, आपका भी भला हो। अगर आपको एमपी वीडियो पाना है हमारे चैनल से, मोस्ट एमपी सवाल का वीडियो पाना है जो परीक्षा में आने लायक हो, इस तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा केमिस्ट्री का, और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। घर जैसा ट्यूशन जैसा माहौल मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल से, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छा वीडियो घर जैसा ट्यूशन जैसा बिल्कुल आपको वीडियो मिलेगा हमारी केमिस्ट्री क्लास की। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।